और अब हरियाणा की जीत की एबीसी यानी कि ओबीसी जीत। चुनाव के ऐलान के साथ ही हरियाणा का हिसाब किताब भी शुरू हो गया। हरियाणा का हीरो बनने के लिए 90 सीटों पर जातीय समीकरण बिठाने की कवायद पूरी तरह से शुरू हो गई है। हरियाणा की चुनावी जंग में लड़ाई जाट और गैर जाटवों के बीच मानी जा रही है और इस बीच सबसे अहम कड़ी के रूप में राज्य में ओबीसी उभरे हैं, जिनकी धुरी में रखकर सत्ताधारी बीजेपी राजनीति करती आई है। अब कांग्रेस ने भी ओबीसी को लुभाने के लिए जातीय गणना का कार्ड चल दिया है और इससे लड़ाई दिलचस्प नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस मुख्य रूप से जाट और दलितों पर फोकस करती आई है, लेकिन इस बार बदली हुई रणनीति में पार्टी ने ओबीसी वोटरों को भी रिझाने की कोशिश की है। ऐसे में देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, हरियाणा की जीत एबीसी ओबीसी ओबीसी। जाटलैंड में ओबीसी पर बीजेपी का दांव, जीत की हैट्रिक लगाने को बेताब। कांग्रेस का जातीय गणना का कार्ड, हाथ को मिलेगा ओबीसी का साथ। सुविधा दो वोटलों की रणनीति, जाट गैर जाट की तेज राजनीति। 42 बनाम 22 से 90 पर निशाना, खिलेगा कमल या हाथ दुखाएगा कमाल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका। राज्य में सत्ता की चाबी ओबीसी वोटर्स के पास मानी जा रही। यही वजह है कि सत्ताधारी बीजेपी ओबीसी को सुविधाएं और प्रतिनिधित्व देकर जीत की हैट्रिक लगाना चाहती, तो विपक्षी कांग्रेस लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी जातीय गणना का दांव चल रही, ताकि सत्ता में फिर से वापसी हो सके। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। बेशक इस समय चाहे वो आईएनएलडी हो, जेजेपी हो, बीएसपी हो या फिर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रहे हैं। बेशक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन प्रदेश में दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस राज्य में चार्जशीट से लेकर हिसाब मांगने तक का अभियान चला रही, जबकि बीजेपी अपने काम का हिसाब देकर वोटर्स को रिझा रही। किसका निशाना सही बैठेगा, जाट और गैर जाट राजनीति में कौन भारी पड़ेगा, ये 4 अक्टूबर को तब पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन गोटियां बिछाई जा चुकी, चालें चली जा रही, निशाने पर वोटर और 90 में 46 सीटों का आंकड़ा। हरियाणा में 46 सीटों का मतलब बहुमत है। जिस भी राजनीतिक दल या गठबंधन की 46 या 46 से अधिक सीटें आएंगी, उसी की राज्य में सरकार बनेगी। बेशक सत्ताधारी बीजेपी की पकड़ गैर जाट वोटरों के ऊपर है, वहीं पर कांग्रेस की जाटों और दलितों में मजबूत पकड़ है। वहीं पर यदि बात की जाए तो आईएनएलडी और जेजेपी का आधार भी जाट वोटर है। जो दल 46 सीटें लाएगा वही हरियाणा में सरकार बनाएगा। कांग्रेस को लग रहा है कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर है, इसलिए जाटलैंड के नाम से मशहूर हरियाणा में उसे सत्ता में फिर से वापसी में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कमान पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने संभाल रखी, जो सत्ता में वापसी के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। पूरी तरह से तैयार है, पार्टी तैयार है और लोग भी मन बना चुके हैं। छत्तीसगढ़ बरादरी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और क्या कुछ घोषणाएं, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? अब घोषणा पत्र जारी करेंगे हम। और हुड्डा साहब, कैंडिडेट का क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा? अब इस स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग होगी, जब चर्चा होगी उनकी। सामने बीजेपी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चेहरा बनाया है, जो गैर जाट है, ओबीसी समुदाय से आते हैं और इसे ही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी माना जा रहा है। ओबीसी को रिझाने के लिए बीजेपी ने सालों से तैयारी की, फैसले लिए, चाहे आरक्षण में क्रीमी लेयर की आय बढ़ाने का फैसला हो, जिसे 6 से बढ़ाकर 8 लाख किया गया है, या फिर ओबीसी में ए और बी कैटेगरी में जातियों को शामिल करके आरक्षण देने का फैसला हो। साथियों, यह चुनाव का शंखनाद हो चुका है और यह शंखनाद केवल चुनाव का नहीं है, यह शंखनाद हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने का शंखनाद हुआ है। इधर कांग्रेस, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की रणनीति पर चल रही है। पार्टी ने फिर से जातीय गणना का कार्ड चला है। लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनाव में भी जातीय गणना के नारे को बुलंद कर रही है। माना जा रहा है कि ओबीसी को रिझाने के लिए कांग्रेस का ये सबसे बड़ा दाव है, जो असरदार साबित होगा।
अगर हिसाब इनसे नहीं मांगे तो हिसाब किससे मांगे? और आप आए बिना हिसाब दिए आप चले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हरियाणा है, ये हरियाणा है प्रधान। हिसाब बराबर करता है, ये बिना हिसाब लिए पीछे हटने वाला नहीं है। हिसाब तो लेंगे, हिसाब देना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में हरियाणा ने बीजेपी को किया हाथ, विधानसभा चुनाव में हम कर देंगे बीजेपी को साथ। यानी हरियाणा की राजनीति जाट और गैर जाट के बीच घूम रही। 2019 से 2024 में काफी कुछ बदल चुका। 2019 में बीजेपी ने राज्य के सभी 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया, लेकिन लोकसभा के तुरंत बाद हुए विधानसभा चुनावों में बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। अब 2024 का लोकसभा चुनाव हो चुका, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच मैच बराबरी पर छूटा, यानी दोनों को राज्य की 5-5 सीटें मिली। भाजपा की विदाई तय है और 1 अक्टूबर के ऐतिहासिक दिन को पहले प्रहर में ही, दिन के पहले प्रहर में भाजपा की विदाई हरियाणा की जनता प्रभु और वाहिगुरु के आशीर्वाद से कर देंगे। हरियाणा ने 10 साल घोर अन्याय सहा है। हरियाणा के किसानों और खेत मजदूरों के रास्ते में भाजपा और भाजपा जजपा की सरकारों ने शूल, नश्तर, पत्थर, भाले, गंडासे, अश्रु गैस और गोलियां तक चलाई। 700 किसानों की शहादत ली। भाजपा के हाथ 700 किसानों के खून से रंगे हैं। इसका न्याय होगा। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी 44 विधानसभा सीटों पर जीती, वहीं कांग्रेस को 46 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, यानी बढ़त कांग्रेस के साथ है। लेकिन लोकसभा चुनाव का जो ट्रेंड होता है वो विधानसभा में भी रहेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि हम 2019 का चुनाव देख चुके हैं, जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अलग आए थे। ग्राउंड में जिस प्रकार से उत्साह और जोश है, जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। यानी विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे। जातीय समीकरण के साथ प्रत्याशी के साथ वोटर्स का जुड़ाव भी काम आएगा और उसी के आधार पर वोटर फैसला लेंगे कि उन्हें अपने क्षेत्र से किसको चुनना है। अब बीजेपी ने गैर जाट यानी कि ओबीसी पर दाम लगाया है। कैटेगरी ए और बी दोनों को विशेष आरक्षण 8-5 के लिहाज से दिया है। इसके पीछे पार्टी की रणनीति क्या है, इसको आंकड़ों के जरिए हम समझते हैं। देखिए, पहले तो देखिए जातियों का समुदाय जो है उसमें किसका परसेंट है। जाट 22% सबसे ज्यादा, उसके बाद दलित है 20%, फिर अहिर आते हैं 10%, ब्राह्मण 8%, मुस्लिम 7%, सिख लगभग 5% और राजपूत फिर 4% के करीब। ओबीसी में अहिर, सिख, गुर्जर, सैनी, बिश्नोई, कोयरी, कुशवाहा, मौर्य, लोध, शाक्य और गोस्वामी, ये जातियां आती हैं। राज्य में इनकी कुल मिलाकर के आबादी जोड़ें तो 42% बैठता है। जाहिर है ओबीसी निर्णायक वोट बैंक है। अब इसके सामने कांग्रेस ने देखिए क्या गठजोड़ बनाया है। कांग्रेस ने दरअसल जैसा आपने देखा 20 और 22 का यानी कि 42% का ही गठजोड़ तैयार किया है। इधर जातीय गणना के सहारे कांग्रेस ओबीसी को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। इसमें कामयाबी मिली है, यानी मुकाबला बराबर का है और कड़ा भी, और हल्की लीड विपक्ष की इस लिहाज से नजर आती है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं आखिर ओबीसी पर इतना फोकस क्यों है। तो जैसा हमने बताया आपको, ओबीसी की आबादी जो 42% है, ये इतनी बड़ी है, तो वो सबसे अहम फैक्टर है 42% होना ओबीसी की आबादी का। बीजेपी ने अब देखिए ए और बी कैटेगरी में इनको बांटा है। 13% आरक्षण इसके तहत दिया है, 8 और 5 के रेशियो में बांटकर। और इसके अलावा क्रीमी लेयर की आय सीमा को अब 6 से बढ़ाकर के 8 लाख भी कर दिया गया है। यह भी एक प्लस फैक्टर जुड़ जाता है ओबीसी को अपने पाले में रखने के लिए। तीसरा, कांग्रेस ने सरकार बनाने पर जातीय गणना करवाने का वादा किया है। अब बीजेपी ने जो कुछ किया उसके बाद कांग्रेस ये कह रही है कि हम जातीय गणना करवाएंगे। 1 साल के भीतर इधर देखिए बीजेपी ने ओबीसी में ए और बी 2 कैटेगरीज बनाई, उन्हें स्पेशल आरक्षण दिया। इसके पीछे पार्टी की रणनीति यह है कि वो अपने कोर वोटर को साथ रखना चाहती है और इसलिए पार्टी ने क्रीमी लेयर की आय सीमा को भी 6 से बढ़ाकर 8 लाख किया। अब लोकसभा चुनाव में ओबीसी का झुकाव कांग्रेस की तरफ नजर आया था, तो ओबीसी का जो 51% वोट कांग्रेस को मिला, ऐसे में बीजेपी को 44% वोट मिला, जो कि 19 के लोकसभा चुनाव से 29% बड़ा झटका है बीजेपी के लिए कम होने की वजह से। साफ है
2019 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटरों ने बीजेपी के पक्ष में एक तरफा मतदान किया था और 24 में नहीं दिखा ये ट्रेंड। इसके पीछे कांग्रेस के जातीय गणना के कार्ड को ही अहम माना जा रहा है। अब देखिए, सुविधा देकर ओबीसी वोट लेने की जो रणनीति है उसको भी हम आपको समझाते हैं। बीजेपी दरअसल शुरू से ही हरियाणा में ओबीसी की राजनीति करती रही है, जैसा हमने आपको दिखाया। इसके अलावा केंद्र की बात की जाए तो एक अहम चीज देखने को मिलती है, हरियाणा से बने तीनों मंत्री जो है वो इसी समुदाय ओबीसी समुदाय से आते हैं। साथ ही राज्य में मुख्यमंत्री आप जानते हैं नायब सिंह सैनी अब ओबीसी समुदाय से वो भी हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो हरियाणा में ओबीसी बीजेपी का कोर वोटर रहा है। इसको इंटैक्ट रखने के लिए पिछले 10 साल से राज्य में गैर जाट मुख्यमंत्री बीजेपी ने बना रखा है। पहले पंजाबी समुदाय से मनोहर लाल खट्टर थे, उनका इस्तीफा देने के बाद नायब सिंह सैनी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। हालांकि कांग्रेस बीजेपी समेत हरियाणा चुनाव में जितनी भी पार्टियां उतरी हैं सभी दलों के अपने अपने कोर वोटर्स हैं। लेकिन कमजोर कड़ी क्या है, आखिर बीजेपी से जाट नाराज क्यों है, इसके पीछे की पड़ताल करती हम आपको एक रिपोर्ट अब दिखाते हैं। हरियाणा चुनाव में ओबीसी पर दांव खेल रही बीजेपी के सामने 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पार्टी बैकफुट पर है और इन्हीं की वजह से जाट वोटर भी बीजेपी से नाराज हैं। इनमें पहला है किसानों की एमएसपी का मुद्दा, दूसरी अग्निवीर योजना और तीसरा महिला पहलवान से यौन शोषण का मामला। हरियाणा की राजनीति पर पकड़ रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि इस चुनाव में भी बीजेपी पर ये मुद्दे हावी रहेंगे। हरियाणा एक किसान बाहुल्य प्रदेश है, एक तरफ जाट बाहुल्य है, दूसरी तरफ किसान बाहुल्य है। लेकिन जब जाट और किसान को मिलाते हैं तो ये संख्या कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े वोटर के रूप में तब्दील हो जाती है। अब चूंकि किसान किसी भी जाति का है, उसको एमएसपी के मुद्दे पर हर किसी के साथ सहानुभूति होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिशें की है कि किसानों को किसी तरीके से रिझाया जाए, लेकिन एमएसपी से कम किसानों को कुछ भी मंजूर नहीं है और यही हाल हरियाणा से लगते पंजाब में भी है। एमएसपी को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं। कई महीनों से बॉर्डर पर बैठे हैं। तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार ने पहले ही वापस ले लिए थे, लेकिन किसान एमएसपी की गारंटी का कानून मांग रहे हैं। इसका समर्थन कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन में शामिल दल कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी बैकफुट पर है। एमएसपी में लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अग्निवीर और महिला पहलवान के साथ यौन शोषण के मामले में बीजेपी घिरी। अग्निवीर को लेकर बीजेपी शासित राज्यों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने जैसे फैसले लिए गए, लेकिन कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन में शामिल दल इसको बंद करने की मांग कर रहे हैं। वहीं महिला पहलवानों के मुद्दे पर भी विपक्ष मुखर रहा है। राहुल और प्रियंका गांधी से लेकर तमाम नेताओं ने महिला पहलवानों के पक्ष में आवाज बुलंद की थी। विनेश फोगाट ने जब पेरिस ओलंपिक में एक ही दिन में 3 मुकाबले जीते थे, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी थी। विनेश जब वापस लौटी तब उनके स्वागत में कांग्रेस नेता आगे दिखे। जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते। लोग बहुत हौसला बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे देश को गर्व है अपनी बेटी पर। क्या खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा राजनीति में इस बार के विधानसभा? देखिए, सभी को, सारे देश को गर्व है हमारी बेटियों पर। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो दलितों का झुकाव कांग्रेस की ओर बढ़ा है। इसके पीछे संविधान बदलने का मुद्दा प्रमुख है, जिसे इंडिया गठबंधन ने चुनावों के दौरान जोर शोर से उठाया था। माना जा रहा है कि इसी वजह से दलित वोटर बीजेपी से दूर हुए। हरियाणा में एक तरफ जाट वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हो रहा है, दूसरी तरफ संशोधन का जो संविधान संशोधन का जो विषय आता है वो कहीं ना कहीं दलित समुदाय को प्रभावित करता है। चूंकि संशोधन के नाम पर, संविधान संशोधन के नाम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहीं ना कहीं संविधान के साथ जुड़े हुए हैं और दलित मतदाता उसी दृष्टि से इस संशोधन को भी देखता है। दूसरा, रिजर्वेशन का मुद्दा भी संविधान संशोधन के साथ जोड़कर देखा जाता है या बोला जाता है।
यही सब बातें हैं कि लोकसभा चुनाव में संविधान संशोधन का मुद्दा छाया रहा और अब ऐसा लग रहा है कि विधानसभा में भी ये कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। बीजेपी और कांग्रेस तो हरियाणा चुनाव में आमने सामने, साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे। उन्होंने 2019 में जीत के बाद बीजेपी को समर्थन दिया और राज्य के डिप्टी सीएम बने थे, लेकिन अब वो बीजेपी से अलग है। उनका दल जननायक जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में। कि प्रदेश में दोबारा जब आपकी सरकार बनेगी तो अग्निवीरों के लिए बैचलर्स हो, मास्टर्स हो या पीएचडी की पढ़ाई हो, पूरी तौर पर सरकारी खर्चे पर, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी हो, सरकार बहन कर उनके भविष्य को सुनिश्चित करने का काम करता है। और इस योजना को जैसे दिग्विजय ने कहा था कि ये एक वीर योद्धा जब टीनेज में था तो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ता था और इस वीर योद्धा का नाम शहीद भगत सिंह था। मुझे खुशी है कि हमने लड़ाई लड़ी और चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर है। और इस योजना को भी जो अग्निवीरों के लिए हम करेंगे, इसकी योजना का नाम भी शहीद भगत सिंह अग्निवीर छात्र विकास योजना के नाम पर शुरू करेंगे। वहीं INLD प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया और पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में वो खिलाड़ियों से लेकर हर मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वजन बढ़ने के ऊपर किसी के साथ इतना बड़ा नाइंसाफ करना ये गलत है। हमारा केवल मेडल नहीं, मतलब ये मान के चलो कि इससे हर एथलीट का मन टूटता है। इसके लिए केंद्र सरकार को कोई बातचीत करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की ओर से प्रचार का जिम्मा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के जिम्मे। अरविंद केजरीवाल के जेल में होने की वजह से सुनीता केजरीवाल हरियाणा का दौरा कर रही और हरियाणा के लोगों को अरविंद केजरीवाल की गारंटियों के बारे में बता रही। उनके निशाने पर बीजेपी है। किसानों, महिलाओं, युवाओं, खिलाड़ियों, व्यापारियों, मजदूरों, बुजुर्गों, हर वर्ग के विकास और खुशहाली के लिए बहुत प्लान बनाए हैं आपके केजरीवाल ने। आपके बेटे ने दिल्ली बदल दी, आपके बेटे ने पंजाब बदल दिया। अब आप सबको उनका अपना घर ठीक करने की आपको जिम्मेदारी देनी है। देंगे? मंजूर है? यानी हरियाणा में 90 सीटों के लिए भले ही मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन अन्य दल भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में। जनता किस पर विश्वास जताती है, ये चुनाव नतीजों से ही साफ होगा। अब आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं हरियाणा विधानसभा में किस दल की क्या स्थिति है और कैसे बहुमत का आंकड़ा नहीं होने के बावजूद बीजेपी की सरकार 5 सालों तक चली। क्या रिजल्ट्स आए थे उस दौरान, ये देखिए। किसके पास कितनी सीटें, यहाँ पे आंकड़ों से समझ पाएंगे। बीजेपी को 41 सीटें मिली थी, बहुमत से दूर थी बीजेपी। जेजेपी को 10, जिसके माध्यम से सरकार बनी। इनेलो 1, कांग्रेस 29, HLP 1 और इंडिपेंडेंट 5 थे। बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन टूट गया और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के सामने चैलेंजेस क्या है, ये जानना भी बेहद अहम है इस बार। और इन चैलेंजेस पर कौन कितना बखूबी पार पाएगा, जिससे उसको फायदा होगा, देखना होगा। तो देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें। किसानों के एमएसपी मुद्दे पर आप जानते हैं बीजेपी लगातार बैकफुट पर है। एक और बड़ी समस्या, और विनेश फोगाट के बाद एक बार फिर वो समस्या निकलकर सामने आई है। महिला पहलवानों का मुद्दा लगातार बीजेपी को हरियाणा में परेशान कर रहा है। लेकिन अब कांग्रेस के लिए समस्या क्या है? तो कांग्रेस के भीतर अपने घर में सबसे बड़ी समस्या है गुटबाजी। सत्ता विरोधी लहर पर दरअसल यही गुटबाजी जो है वो भारी पड़ रही है। कैसे? खेमेबंदी है। किनके बीच? भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा के बीच एक खेमेबंदी नजर आती है। पंजाब से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक दरअसल बीजेपी के लिए किसानों का मुद्दा आप जानते हैं परेशान करने वाला रहा है। पहले 3 कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी घिरी, कानून रद्द हो गए, लेकिन किसानों की एमएसपी की गारंटी का मुद्दा गले की फांस अब भी बना हुआ है। इधर कांग्रेस के लिए सबसे भारी है गुटबाजी, जिसको संभालने में कांग्रेस चुनाव से पहले कितनी कामयाब होती है ये देखना होगा, क्योंकि इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।